flame on blank pages. Hello students, I hope all are good. This is Ashish and welcome to Confident Education. आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेशनल पार्टीज। इससे भी पहले इसकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। एक्चुअली दिस इज द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो चैप्टर हम बना रहे हैं। तो ये क्लास 10th का है, सिविक्स का। पॉलिटिकल पार्टीज के ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। ये उसका 4th पार्ट है जिसमें हम बाकी की नेशनल पार्टीज करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4 नेशनल पार्टीज के बारे में उसमें समझा था। अब आगे हम बाकी के नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हमारी फर्स्ट पार्टी है इसमें भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। ठीक है, ये पार्टी बनी कब? 1980 में बनी। इससे पहले इस पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं थी। तब ये किस नाम से जानी जाती थी? भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, जिसे बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। कब? 1951 में। ठीक, इसी भारतीय जनसंघ पार्टी को ही बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया, जो कि बनी 1980 में। ठीक, अब इसकी आइडियोलॉजी क्या थी? ये एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती थी। किससे इंस्पायर होकर इंस्पिरेशन लेके? इंडिया का एंशियंट कल्चर और वैल्यूज से। मतलब जो इंडिया का पुराना कल्चर था, वैल्यूज थी, उसको इन्वॉल्व करके, उसको ऐड करके ये एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती थी। ये नहीं अपने कल्चर ट्रेडिशन को भूल के किसी दूसरे कंट्री के कल्चर को ऐड कर लिया या उसको एक्सेप्ट करके एक मॉडर्न इंडिया बनाना। नहीं, ये अपने ही एंशियंट कल्चर और वैल्यूज के साथ एक नया मॉडर्न इंडिया और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना चाहती थी। जैसे दीनदयाल उपाध्याय, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? वो ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय को मानते थे। ठीक है, ह्यूमैनिज्म मतलब ह्यूमैनिटीज, इंसानियत, और अंत्योदय मतलब जो गरीब पिछड़ा वर्ग है, अनएजुकेटेड लोग हैं, उनको आगे लाना चाहते थे। ठीक है, तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी। ये कल्चरल नेशनलिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। कल्चरल नेशनलिज्म मतलब कि ये इसका हिंदूवादी, ये हिंदुत्व को ज्यादा मानते थे, हिंदूवादी थे ये। तो ये हिंदू क्या था? हिंदुज्म जो था ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट था इनकी आइडियोलॉजी का। अब ये क्या इनकी और भी वांट्स थी। क्या वांट्स थी? वो जम्मू कश्मीर का कंप्लीटली एड ऑन चाहते थे, कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट चाहते थे उसका इंडिया का, कि कंप्लीटली वो मिक्स हो जाए इंडिया में, टेरिटोरियली भी और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के थ्रू भी। मतलब उसका पूरा क्षेत्रफल भी इंडिया में मिल जाए और वो पॉलिटिकली भी पूरी तरह से इंडिया में मिल जाए। इससे पहले क्या था? आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स वगैरह मिले हुए थे, कुछ स्पेशल फीचर्स बोलो, पावर्स बोलो, ये सब मिली हुई थी। जो चीज भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर को मिले। ठीक, जो कि अब तो हट गई है, अब ये नहीं है। फिर जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्या चाहती थी? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चाहती थी पूरे इंडिया में हर सभी लोगों के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? मतलब एक नियम, एक कानून जो कि सबके लिए लागू होगा, जिसमें एक ही कानून नहीं होगा, कई सारे होंगे, पर सेम कानून सब पे लागू होंगे। अभी देखोगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है और हिंदू पर्सनल लॉ अलग है, पर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि सब पे एक ही कानून होगा, सबके लिए एक जैसा ही कानून होगा। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। पीपल लिविंग इन द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बिना पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और जो भी रिलीजियस कन्वर्जन है, मतलब कि एक धर्म का दूसरे धर्म में, हिंदू का मुस्लिम बन जाना, मुस्लिम का हिंदू बन जाना, तो इस चीज पे ये बैन चाहते थे कि ये रिलीजियस कन्वर्जन को बंद कर दिया जाए, बैन हो जाए। और इस पार्टी को सपोर्ट कब मिलना स्टार्ट हुआ? 1990 से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ। उससे पहले इस पार्टी की इतनी महत्वता या इम्पोर्टेंस नहीं थी, लोग इसको इतना पसंद नहीं करते थे। फिर ये पार्टी पावर में कब आई? 1998 में पावर में आई। कैसे? अलायंस के थ्रू आई, एनडीए अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंघ गठबंधन। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंघ संघ। ठीक, अलायंस। अब ये इसके मतलब अलायंस हमने पहले भी देखा था। अलायंस क्या होता है? जिसमें एक ही कई सारी पार्टियां जो होती है एक साथ मिल जाती है, एक ग्रुप बना लेती है, गठबंधन बना लेती है, अलायंस, और फिर वो इलेक्शन लड़ती है या फिर गवर्नमेंट बनाती है। तो इसी अलायंस में ये जो पार्टी थी ये क्या थी? मेन लीडर थी। बीजेपी जो थी वो मेन लीडर थी। तो इसी अलायंस के थ्रू वो 1998 में गवर्नमेंट उसने बनाई थी और पावर में आई थी।
और 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें इसको 303 मेंबर्स इसके जीते, मतलब 303 इसको सीट्स मिली। टोटल सीट्स कितनी है? वैसे तो 552 है, बट एट प्रेजेंट 550 है। पर इलेक्शन कितने पे होता है? 543 पे इलेक्शन होता है। तो 543 पे जब इलेक्शन होता है तो 543 में से उसको कितनी मिली? 303 सीट्स मिली। ठीक है, 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में। अब देखते हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में आज़ाद हुआ था। पर ये पार्टी कब बनी थी? 1885 में बनी थी, मतलब उससे भी कई साल पहले। ठीक है, अब इस पार्टी ने क्या कई सारे स्प्लिट्स भी झेले। स्प्लिट्स झेलने का मतलब है कि इसी पार्टी में से टूट टूट के कई सारी अलग अलग नई पार्टियां बनी। जैसे हमने सीपीआई का देखा था, सीपीआई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसी में से एक पार्टी टूट के बनी थी, कौन सी? सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ऐसे इस पार्टी के भी कई सारे स्प्लिट्स हुए थे। अब under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India। ये इंडिया को कैसा बनाना चाहती थी? मॉडर्न, नया, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणराज्य। ठीक है, तो ये इंडिया को मॉडर्न, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाना चाहती थी। ठीक, अब रूलिंग पार्टी थी ये। अब रूलिंग पार्टी का मतलब और अपोजिशन पार्टी का मतलब हमने दोनों ही प्रीवियस वीडियोस में देखा है। इस प्रीवियस वीडियो के जितने भी हम अभी तक 3 वीडियोस आ चुकी हैं, उन तीनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो सीक्वेंस से पार्ट्स इसके देखना। तो ये रूलिंग पार्टी रही कब? 1947 में देश आज़ाद हुआ, पर इलेक्शन कब हुआ? 1952 में इलेक्शन हुआ। तो 1952 से लेकर 1977 तक ये पार्टी क्या रही? गवर्नमेंट में रही, पावर इसने होल्ड किया कंटिन्यू। फिर उसके बाद इसकी गवर्नमेंट 3 साल के लिए गई, फिर वापस से 1980 और में इसकी गवर्नमेंट बनी और 1980 से लेकर 1989 तक रही। 1989 के बाद इसकी पार्टी का जो सपोर्ट था, लोग इस पार्टी को जो पसंद करते थे वो कम होने लगा, सपोर्ट डिक्लाइन होने लग गया। जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो कैसी थी? एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी। ना ही ये राइटिस्ट थी ना ही ये लेफ्टिस्ट थी, मतलब ये दोनों को अपना के चलने वाली थी। ना ही ये कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट थी ना ही कम्प्लीटली सोशलिस्ट पार्टी थी। ठीक है, मतलब एक हिसाब से समझ लो कि कैपिटलिस्ट मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा महत्व देता हो, प्राइवेट बसेस, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल। और ना ही लेफ्टिस्ट थी। लेफ्टिस्ट मतलब कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट स्कूल। तो जो ये पार्टी थी इसकी आइडियोलॉजी कैसी थी? ये सेंट्रिस्ट पार्टी थी, ये दोनों को मिक्स करके चलने वाली थी, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल भी हो, प्राइवेट स्कूल भी हो, प्राइवेट बसेस भी हो, गवर्नमेंट बसेस भी हो, सारी फैसिलिटीज मिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका एजेंडा क्या था? इस पार्टी का एजेंडा क्या था? ये सेकुलरिज्म को मानती थी, मतलब धर्मनिरपेक्ष होने चाहिए कंट्री, और वीकर सेक्शन जो कमजोर वर्ग है और माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक है, उन लोगों को ये आगे लेना चाहती थी, उनके वेलफेयर के लिए, उनके फायदे के लिए काम करना चाहती थी। ठीक, ये इसकी आइडियोलॉजीज हैं जो ये इसकी स्टार्टिंग से थी। और आईएनसी सपोर्ट करती है किसको? नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, बट विथ अ ह्यूमन फेस, कि नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो आए पर उससे किसी भी बैकवर्ड या गरीब परिवार को या गरीब क्लास को, पुअर फैमिली या पुअर क्लास को प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, उनके नुकसान के लिए कोई भी चीज ना हो। तो ये नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो एक्सेप्ट करती है बट विथ अ ह्यूमन फेस। ठीक, अब इसका जो लीडर था, मतलब ये लीडर है किसकी? अलायंस की। कौन से अलायंस की? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इस अलायंस, इस गठबंधन की ये पार्टी क्या थी? लीडर थी, आईएनसी। ठीक, अब इसकी गवर्नमेंट कब से कब तक रही? 2004 से लेकर 2000, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ पे 2014 आएगा, 2019 नहीं आएगा, 2014 आएगा यहाँ पे।
तो 2004 से लेकर 2014 तक इस पार्टी की गवर्नमेंट रही थी, मतलब इस अलायंस की गवर्नमेंट रही थी। फिर 2014 के बाद कौन सी गवर्नमेंट आ गई? एनडीए की गवर्नमेंट आ गई ना, बीजेपी की। फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इसको कितने वोट्स मिले? 19.5% वोट मिले टोटल वोट परसेंटेज का, और इसने 52 सीट्स जीती। नेक्स्ट हमारी नेशनल पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये कब बनी? ये 1999 में बनी। ये कहाँ से बनी? ये भी कहाँ से बनी? कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट होके, मतलब ये पहले कांग्रेस पार्टी ही थी, पर उसमें से ये टूट के एक नई पार्टी बनी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये कौन सी कांग्रेस पार्टी है? आईएनसी। ठीक है, आईएनसी। अब इसका एजेंडा क्या था? ये डेमोक्रेसी चाहती थी, गांधी मतलब गांधीवादी सेकुलरिज्म चाहती थी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म, ये इन आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती थी। ठीक है, डेमोक्रेसी हो, गांधी का सेकुलरिज्म हो, इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो और फेडरलिज्म हो, ये इस चीज को सपोर्ट करती थी, ये इसका एजेंडा था। और क्या चाहती थी ये चाहती थी कि डेट हाई ऑफिसेस इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री, मतलब कि गवर्नमेंट जो है उसमें जो हाई ऑफिसेस है, मतलब हाई पोस्ट वगैरह जो है गवर्नमेंट में, वो सिर्फ उनके लिए रिजर्व होनी चाहिए जो कि इसी कंट्री में, इंडिया में पैदा हुए हो, जो इंडिया में पैदा हुए हो, सिर्फ वही गवर्नमेंट के हाई पोस्ट्स पे बैठ सके, जैसे कि मिनिस्टर्स बन सके, मिनिस्टर्स हो गया, पीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, ये सारे जितने भी हाई पोस्ट्स हैं, स्पीकर हो गए, इन सारी हाई पोस्टर्स पे कौन रहे? सिर्फ इंडियन बॉर्न सिटीजन ही रहना चाहिए। ठीक है, ये इनकी वॉन्ट्स थी। अब मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, ये एक महाराष्ट्र में की क्या है? मेजर पार्टी है, और इसी और भी जगहों पे ये पार्टी के सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, जैसे कि मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया। तो ये 4 स्टेट याद रखना जहां जहां पे इस पार्टी की एग्जिस्टेंस स्ट्रांग है, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर और असम। अब ये कोलिएशन में है किस पार्टी के साथ? महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहां पे ये किसके साथ थी? सॉरी, कांग्रेस की गवर्नमेंट है जो एनसीपी के साथ अलायंस में थी। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के अलायंस में थी महाराष्ट्र में। अब 2004 2004 2004 से ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की मेंबर है, मतलब मेंबर है इन द सेंस कि उसी अलायंस से जुड़ी हुई है। ये कौन सा अलायंस है? ये यूपीए का अलायंस है। यूपीए का अलायंस हमने पढ़ा था कि आईएनसी जो है वो एक अलायंस के तहत अलायंस की लीडर है, आईएनसी यूपीए अलायंस की लीडर है, जिससे इसने गवर्नमेंट बनाई थी आफ्टर 1989। उससे पहले ये मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई थी, पर आफ्टर 1989 इसको अलायंस के तहत इसने गवर्नमेंट बनाई थी, क्योंकि उसको कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। तो उसी यूपीए अलायंस की ये भी एक मेंबर है, कौन सी? एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब इसको 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 1.4% वोट मिले इसको, और इसने टोटल 5 सीट जीती, मतलब 543 में से 5 सीट्स इसने जीती थी लोकसभा की। अब देखो स्टेट पार्टीज। अब स्टेट पार्टीज, नेशनल पार्टीज हमने कंप्लीट कर लिए, 7 नेशनल पार्टीज हमने इसमें कंप्लीट करी है। ठीक, यही नहीं कि सिर्फ 7 नेशनल पार्टीज है, और भी है। एक आम आदमी पार्टी है जो कि रिसेंटली में एक नेशनल पार्टी बनी है। ठीक है, और भी नेशनल पार्टीज है, बट हमने 7 ही कंप्लीट करी है, आपके सिलेबस में बुक में 7 ही दी है। ठीक, तो ये मत सोचना कि सिर्फ 7 ही नेशनल पार्टीज है। अब many parties are classified as the state party by the election commission. These are commonly referred as regional party. देखो, कई सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जो नेशनल पार्टी नहीं बनती, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, होता है। वो स्टेट पार्टी के तौर पे रजिस्टर होती हैं, क्लासिफाई होती हैं एज अ स्टेट पार्टी। कौन करता है उन्हें स्टेट पार्टी डिक्लेयर? इलेक्शन कमीशन करता है। ठीक है,
इन्हें हम रीजनल पार्टी भी कहते हैं, रीजनल पार्टीज भी कहते हैं, ठीक। Some of these parties are all India parties that happen to have succeeded only in some states. अब ये पार्टी जानी तो पूरे कंट्री में जाते हैं, ये ऑल इंडिया पार्टी होती हैं, पार्टीज होती हैं, बट ये सक्सीडेड मतलब सक्सेसफुल सिर्फ कुछ ही स्टेट्स में हो पाती हैं, कुछ ही स्टेट्स में इनकी गवर्नमेंट बनती है या ये जीतते हैं इलेक्शन, ठीक है। ये तो इसलिए ये नोन तो होती हैं, मतलब सब जानते हैं, पर ये इन्हें कैटेगरी नहीं मिलती नेशनल पार्टी की, ये सिर्फ स्टेट पार्टी भी ही रह जाती है। हमने सेकंड पार्ट में हमने जाना था कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी कैसे बनती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए और स्टेट पार्टी बनने के लिए, ठीक। तो उसको आप देख लेना तो ज़्यादा बेटर ढंग से समझ पाओगे, ठीक। तो सारी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनती, ये पार्टियां सिर्फ कुछ ही स्टेट में सक्सीडेड होती हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ स्टेट पार्टी बन के रह जाती है, पर जानती इन्हें ऑल इंडिया लेवल पे ही है। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, अब देखो समाजवादी पार्टी है, इसे कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव ले लो, और तुम्हारी और भी है, एक ये है राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, ये भी क्या है, स्टेट पार्टी है, पर इनके नेशनल लेवल के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जो पूरे नेशनल लेवल पे काम करते हैं, ये नहीं कि ये सिर्फ यूपी में। समाजवादी पार्टी कहाँ पे है, यूपी में। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ यूपी में काम करते हैं, ये पूरे ऑल इंडिया में काम करते हैं। अभी जब गुजरात के इलेक्शन हुए थे, हिमाचल के इलेक्शन हुए थे, तो वहां से भी समाजवादी पार्टी इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी, पर जीती नहीं खास कुछ, पर इसकी एग्जिस्टेंस तो है, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पर ये सक्सेसफुल नहीं है। तो इसके कुछ ही यूनिट्स हैं जो सेवरल स्टेट्स है, कई स्टेट्स में इसकी यूनिट्स हैं, विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल ले लो, हाँ अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव की वाइफ, अभी उन्होंने रिसेंटली इलेक्शन लड़ा है यूपी के बाहर, दो जगह इलेक्शन हुए थे, गुजरात और हिमाचल में, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना कि वो कौन से स्टेट से इलेक्शन जीती है। तो ये पार्टी है कहाँ की, यूपी की, पर उन्होंने इलेक्शन कहाँ लड़ा, या तो गुजरात में या तो हिमाचल में। अब आप सर्च करो गूगल पर और देखो ये कहाँ से जीती है, ठीक है। और इनकी कई सारी यूनिट्स होती हैं, हर स्टेट में इनके पार्टी ऑफिस या पार्टी सपोर्टर वर्कर्स होते ही हैं। और भी कई सारी पार्टीज है, जैसे सम ऑफ दिस पार्टीज लाइक बीजू जनता दल हो गया, बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये सारी ऐसी पार्टीज हैं आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी, ये अपने अपने स्टेट में फेमस है, अपने अपने स्टेट में ही ये बहुत ज़्यादा ही डेवलप भी है, मतलब बहुत अच्छी पार्टी है, जहाँ पे इलेक्शन लड़ती है इनको सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। अब दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। अब इसका मतलब क्या है, मोर एंड मोर डाइवर्स का मतलब, अब जैसे देखो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा के दो हाउसेज है, सॉरी पार्लियामेंट के दो हाउसेज है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें भी स्टेट पार्टी आती हैं और इसमें भी स्टेट पार्टीज आती हैं, क्योंकि लोकसभा की सीटें जो हैं वो दुनिया के किसी दूसरे कोने से थोड़ी आ रही है। अब जैसे कि यूपी का ही देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, उत्तर प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 सीटें, मतलब 80 सीट्स हैं ऐसी हैं जो 80 सीट्स हैं जो लोकसभा की हैं। अब यूपी में कोई और पार्टी का सीएम है, जैसे कि समाजवादी पार्टी का ही मान लो कि सीएम समाजवादी पार्टी का है, वहां पे समाजवादी पार्टी को लोग पसंद करते हैं। तो जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे तो 10 लोग तो ऐसे भी होंगे ना जो यहाँ से जीतेंगे, 10 लोग तो ऐसे भी होंगे जो यहाँ से जीतेंगे, मतलब आ, समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के 10 मेंबर तो इन 80 सीटों में से भी जीतेंगे ना। जरूरी तो नहीं कि 10 ही जीते, कम भी जीत सकते हैं, ज्यादा भी जीत सकते हैं। इन द सेंस ये है कि वो लोकसभा में तो पहुंच गए 10 सीट जीतने के बाद,
80 सीट है लोकसभा की, 80 में से 10 समाजवादी पार्टी जीत गई। ऐसे ही हर स्टेट की अपनी लोकसभा की सीटें। दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें? 7 सीटें। यहाँ पे कौन है? आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। अगर वो लोकसभा के 7 में से 3 सीट भी जीत जाती है तो भी तो वो लोकसभा में पहुंच गई, और यूपी से समाजवादी पार्टी पहुंच गई, यूपी से समाजवादी पार्टी पहुंच गई, और यहाँ से आम आदमी पार्टी पहुंच गई। तो क्या हुआ? जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल है, मतलब इंडियन पॉलिटिकल मतलब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में देखो अलग अलग स्टेट से कहीं ना कहीं एक एक दो दो तीन तीन सीट जीत के अलग अलग स्टेट पार्टीज पार्लियामेंट में आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगी? पार्लियामेंट मोर एंड मोर डाइवर्स होती जाएगी। बाकी राज्यसभा में भी आती हैं। यहाँ से तो जो राज्यसभा के इलेक्शंस होते हैं इसमें तो स्टेट असेंबली वोट देती है। स्टेट असेंबली वोट देती है। तो जब स्टेट असेंबली वोट देती है तो स्टेट असेंबली में तो अलग अलग पार्टीज की गवर्नमेंट होती है। जैसे अभी तो यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, पर इससे पहले कौन सी थी? समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, मतलब इससे पहले से पहले। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब स्टेट असेंबली में वहां के लोग किसको चुन के भेजेंगे? समाजवादी पार्टी के लोगों को ही चुन के भेजेंगे। तो देखो यहाँ भी पार्लियामेंट के इस हाउस में भी क्या हुआ? डाइवर्सिटी आ गई, डाइवर्स हो जाती है। अब नेशनल पार्टीज आर कंपाइल्ड टू फॉर्म अलायंस एंड स्टेट पार्ट विथ स्टेट पार्टी। अब क्या होता है, जैसे कि एक मिनट, अब 543 टोटल लोकसभा की सीटें। गवर्नमेंट बनाने के लिए 273 समथिंग चाहिए, 273 272 सीट चाहिए। अब क्या होगा, जैसे कि लोकसभा की सीटों में से कई दूसरी पार्टियां भी, स्टेट पार्टियां भी सीट जीत जाएंगी। तो अब बीजेपी को ही ले लो। बीजेपी को 273 सीट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, बट एक्चुअली इसको मिली कितनी? 250 सीट ही मिली। तो उसे और 23 सीट्स की नीड है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तभी तो उसकी पार्टी मेजोरिटी में आएगी और वो जीतेगी, तो वो उस गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये 23 सीट्स कहाँ से आएंगी? अब ये किसी दूसरी पार्टीज के साथ क्या बनाएगी? अलायंसेस बनाएगी, गठबंधन करेगी किसी दूसरी पार्टीज के साथ। अब वो जो दूसरी पार्टी है वो कहाँ से आएगी? अब आईएनसी तो वो सपोर्ट देगी नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी खुद उसके पास भी समथिंग 250 के आसपास ही उसके पास भी सीट्स हैं। अप्रोक्स मान लो 250 के पास उसके भी पास सीट है, तो वो तो देगी नहीं, वो भी अलायंस बनाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे जो अलायंसेस हैं, मतलब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनके पास लोकसभा की बाकी की सीटें हैं, बाकी की सीटें इन द सेंस 43 सीट्स हैं बाकी जिन छोटी छोटी पार्टियों के पास, मतलब किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 10 है। तो ये बीजेपी भी और आईएनसी भी उनके साथ अलायंस बनाएगी कि उन्हें सपोर्ट करे। तो ये भी बीजेपी भी कोशिश करेगी कि ये जो छोटी छोटी स्टेट पार्टीज है वो इन्हें सपोर्ट करे। तो जिसके भी 23 सीट्स कंप्लीट हो जाएगी वो गवर्नमेंट बना लेगी। तो इसी तरह जो नेशनल पार्टीज है वो कंपाइल्ड होती हैं, अलायंसेस बनाती हैं, किसके साथ? स्टेट पार्टी के साथ। किस लिए? गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक। Since 1996, nearly every one of the state party has got an opportunity to be part of the national level coalition government। ठीक है, तो 1996 के बाद ही क्या हुआ? अलायंसेस गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गई। तो अब जब अलायंसेस गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हो गई तो कई सारी छोटी स्टेट पार्टीज को मौका मिला कि वो अलायंस में जुड़े और सेंट्रल लेवल पे काम करें, नेशनल लेवल पे काम करें। अब ये मैप देखो, इस मैप में ये क्या है? ये रीजनल पार्टीज का मैप है इंडिया में। ये कब का है? ये 13 अप्रैल 2018 का है, 13 अप्रैल 2018 का। अब इसमें जम्मू कश्मीर में देखोगे तो कितनी पार्टीज हैं जो कि स्टेट पार्टी है? पहला, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल
कॉन्फ्रेंस। दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये क्या है, ये स्टेट पार्टीज हैं। अब ऐसे ही तुम यहाँ का यूपी का देख लो, राष्ट्रीय लोक दल हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया। अब ये तुम्हारा बिहार का जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। अब देखो राष्ट्रीय जनता दल तुम्हारा यूपी में भी है, प्रेजेंट है, और बिहार में भी प्रेजेंट है राष्ट्रीय जनता दल। अब यहीं पे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, ये भी कहाँ की है, बिहार की स्टेट पार्टी है। वेस्ट बंगाल की स्टेट पार्टी देख लो, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, और एक है रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये कहाँ पे, ये केरला में भी है। तो ये सारा जो मैप है इसमें ये आपकी स्टेट पार्टीज दिखा रखा है कि कौन कौन से स्टेट में स्टेट पार्टीज कौन कौन सी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।